जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी ज्योग्राफी की, और उसमें हमने अपना पहला टॉपिक देख लिया था जो हमारे यूनिवर्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड था। और उसमें हमारा चैप्टर अगला होना था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में हमें देखना था, और इंटीरियर में अर्थ के क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, हम उन सबको देखेंगे। हमारा जो तरीका है फिर से वही रहने वाला है कि जो हमारी स्लाइड्स रहेंगी वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगी, और मतलब एनसीईआरटी से ही रहेगी। और आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है, कोई नोट्स नहीं बनाना है, और उसको सिर्फ देख लेना है और ध्यान से सुनते जाना है। जहाँ आपको लगे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखने में प्रॉब्लम है, तो आप उसको छोटा मोटा कहीं लिख के रख सकते हैं। बाकी आपको ज़्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो सीरीज में आगे चलते हैं और नेक्स्ट बिना समय का वेस्ट स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो हमारा टॉपिक था इंटीरियर ऑफ अर्थ। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसी में ही पढ़ते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ में जो हमारी पृथ्वी की क्रस्ट है या पृथ्वी की सीमाएं हैं, या पृथ्वी को किन किन सीमाओं से हमने बांटा हुआ है, कोर क्या है, मेंटल क्या है, क्रस्ट क्या है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। इसी में हम पढ़ते हैं अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। इसी में हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत ज्वालामुखी। तो भूकंप और ज्वालामुखी के आने के रीजंस क्या हैं वो हम प्लेट टेक्टोनिक में अलग से एक जो सेशन रखेंगे उसमें उसको हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन भूकंप किस लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है, मतलब ये देखो, भूकंप की उपयोगिता भी है। वैसे तो भूकंप से बहुत विनाश होता है, लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए देखो, सीधी सी बात है कि अर्थ को हमें पता है कि साउथ अफ्रीका में जो सोने की खाने हैं वह हम 3 से 4 किलोमीटर तक ही खोद पाए हैं, ड्रिल कर पाए हैं, उससे ज़्यादा नहीं गए। तो ये तो साफ है कि पृथ्वी में हम ज़्यादा नीचे तक नहीं जा सकते। तो फिर क्या किया जाए कि कुछ ऐसे अध्ययन हो, जैसे बहुत सारे डीप ओशन मिशन हुए, या फिर बहुत सारे हमने बहुत सारे देशों की सरकारों ने ऐसे मिशन चला रखे हैं जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हमें पता चल जाए। लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पहुंचना और इतना नीचे तक पहुंचना, अर्थ के कोर तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए हम अर्थ की जब हमारा अर्थक्वेक आता है तो उसमें जो उसकी तरंगें होती है पीएसएल, उनका हम सहारा लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सारा कुछ जो स्लाइड्स हैं, अगर आपको पढ़ना है तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर या पॉज कर करके वीडियो देख सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो चैप्टर में नहीं है उसके अलग से अगर मुझे आपको बताना पड़ेगा तो मैं उसको बताऊंगा। बाकी परीक्षा के लिए आपका ये लगभग इनफ हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे ही हम इसमें स्टार्ट करते हैं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वही, जैसा कि एनसीईआरटी में हमेशा से रहता है कि स्टोरी टाइप की, कि पृथ्वी एक खोखली गेंद के समान है जो अंदर से खोखली है। ये सब होता है उसकी भू आकृति को समझने के लिए। तो ये सब हम करने बैठेंगे नहीं, हम सीधा चलेंगे कि हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किस प्रकार से समझा है। तो सबसे पहले भूगर्भ की जानकारी के साधन क्या है, हमें भूगर्भ की जानकारी मिलती कहाँ से है। तो जैसा कि सीधा राइटर्स बताते हैं कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो 6370 किलोमीटर है। अब आप खुद सोचो कि 6370 किलोमीटर जब पृथ्वी की त्रिज्या है, तो क्या इतनी अंदर पृथ्वी के जाना, ड्रिल करना, जहां हम 3 से 4 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से ड्रिल कर पाए साउथ अफ्रीका में सोने की खानों में, तो क्या इतना ड्रिल करना पॉसिबल है अर्थ को समझने के लिए? नहीं पॉसिबल है। तो पृथ्वी की फिर हमने किस तरीके से आंतरिक संरचना का पता लगाया, फिर हमें कैसे पता चला कि कौन सा भाग मेंटल है, कौन सा भाग कोर है, कौन सा भाग बाह्य कोर है, कौन सा भाग क्रस्ट है, ये हमें कैसे पता चला। तो हम इस चैप्टर में उसी चीज को समझेंगे, सिंपल वे में समझेंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए हमारे पास प्रत्यक्ष स्रोत क्या है। तो प्रत्यक्ष स्रोत है, जैसे कि हमने बात की थी पहले कि जैसे हम खान खोदते हैं उसमें 3 किलोमीटर तक जाते हैं, तो उसमें क्या है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तापमान जो है बढ़ने लग जाता है। तो उसी हिसाब से हम देखते हैं, जैसे इन्होंने बड़े आसानी से समझाने की कोशिश की कि पृथ्वी पे सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टाने हैं। बिल्कुल ठीक है, धरातलीय चट्टाने सबसे ठोस पदार्थ जो सबसे आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं, जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। जैसा हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में हम 3 से 4 किलोमीटर तक नीचे खोदते हुए जा चुके हैं, क्योंकि नीचे जाने पर जो तापमान है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए हम उनकी गहराई ज़्यादा नहीं कर सकते। और वैसे भी जो नीचे की खुदाई करने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, और तब भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो फिर उसके आगे हम कैसे बढ़ते हैं, तो हम सीधा छोड़ करके जाएंगे। सीधा जैसे आपको खाने खोदना हुआ, या डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स हुए, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हुए, ड्रिल करना हुआ, ये सारा कुछ है। या महासागर में का जो आर्कटिक महासागर है उसमें आप अगर स्लाइड में देखें, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि आर्कटिक महासागर में जो कोला क्षेत्र है उसमें 12 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिल किया गया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है। तो
अगर हम देखें तो और क्या है, जैसे ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी उद्गार क्या है कि वो पृथ्वी की, मान लो ये क्रस्ट है, तो जो नीचे से जो हमारा मटेरियल हो रहा है वो नीचे का मटेरियल ही तो ज्वालामुखी में ऊपर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उस मटेरियल से भी तो पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो ज्वालामुखी का उद्गार भी एक हमारे लिए उसके जो प्रयोगशाला में हम जितने भी अन्वेषण करते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो वही है कि फिर ये बांटते हैं कि अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। तो वही आपका टेम्परेचर, डेंसिटी और वॉल्यूम, ये चीज़ें हमेशा जो हमने पहले चैप्टर में हम समझ चुके हैं हमेशा से रहती हैं। तो सबसे अगर हम देखा जाए प्रत्यक्ष स्रोत में, तो हम जैसे लेते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की थी उल्काओं से रिलेटेड, कि जो उल्काएं आती हैं हमारी, तो जब हमने यूनिवर्स को समझा था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो इंपॉर्टेंस यही है। देखो अब यहाँ पर आ गया कि जो उल्काएं आती हैं, उन उल्काओं का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है अर्थ के स्टडी के लिए, क्योंकि वो उल्काएं वैसे ही बनी है जैसे अर्थ का निर्माण हुआ है, उसी प्रोसीजर में हुआ है जो बिग बैंग हुआ था। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उन उल्काओं के अंदर जो चट्टानों का फॉर्मेशन है, जो निर्माण है, शायद पृथ्वी के अंदर भी उसी तरीके से निर्माणकारी प्रक्रिया रही होगी। तो इसलिए उल्काएं जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि अर्थ के इंटीरियर के स्टडी के लिए। अब इसी में ही हम आगे देखते हैं जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है और जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी हमारे बनते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी के धरातल पे विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना समान नहीं होता है। ठीक है, जैसे ध्रुवों पर अधिक होता है, इक्वेटर पे कम होता है। अब आप तो फिजिक्स वाला एक तरीके से सीधा फॉर्मूला लगाएंगे कि सर यहाँ पर रेडियस ज़्यादा होता है इक्वेटर पे, और फॉर्मूले में तो अपॉन में आर स्क्वायर रहती है हमेशा, तो यहाँ पर रेडियस ज़्यादा है। तो रेडियस तो ज़्यादा है, लेकिन उसमें और रीज़न क्या है, मतलब उसको समझा कैसे है। तो पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। उसका मेन रीजन क्या है, केंद्र से दूरी के कारण। ठीक है, रेडियस वाला सिस्टम हो गया। लेकिन पृथ्वी के भीतर पदार्थों का जो असमान वितरण है वो इस भिन्नता को प्रभावित करता है। ये भी रीजन है जो पृथ्वी के अंदर असमान पदार्थों, अब आप कहेंगे असमान पदार्थों का वितरण कैसे। देखिए जब फॉर्मेशन हो रहा था अर्थ का, तो जो भारी पदार्थ थे वो अर्थ के नीचे चले गए, और जो भारी पदार्थ होंगे कहीं ना कहीं उनका जो आकर्षण बल है उनमें ससंजन बल बहुत ज्यादा होगा, तो गुरुत्वाकर्षण का बल जो बहुत ज्यादा फोर्स करेंगे। ठीक है, इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति यानी कि ग्रेविटी एनोमली कहते हैं। देखो गुरुत्व विसंगति एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गुरुत्व विसंगति क्या है, इसलिए मैंने आपको इस लाइन पर जोड़ दिया। तो गुरुत्व विसंगति आप समझ गए हो कि पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण है, इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता के अनेक कारकों से यह प्रभावित भी होती है। इस भिन्नता को ही हम गुरुत्व विसंगति कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज है कि जो चुंबकीय सर्वेक्षण है, ठीक है, जैसे ये हमारे पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है, जो हमने गुरुत्व विसंगति देखी। क्योंकि पदार्थ के द्रव्यमान की जानकारी कैसे मिलेगी, जहां पदार्थों का द्रव्यमान ज्यादा होगा हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा महसूस होगा। अब चुंबकीय सर्वेक्षण भूपर्वटी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी कैसे देते हैं। देखिए भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऐसे ही चुंबकीय पदार्थ का वितरण भी जो है वो महत्वपूर्ण है। वो क्या है, जहां पर ज्यादा आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा वहां पर चुंबकीय पदार्थों की उपस्थिति ज्यादा होगी। तो अब हम समझते हैं सीधा भूकंप को। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं आपका टॉपिक है वो यही है, भूकंप। कि भूकंप आपका किस लिए इम्पोर्टेंट है और हमें क्यों पढ़ना है, और भूकंप से किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए भूकंप की जो हमारी मेन तरंगें वो 3 प्रकार की तरंगें होती हैं, PSL। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से पढ़ें। PSL 3 तरीके की हमारी तरंगें होती हैं भूकंप की। अब उन तरंगों में किस तरीके से वो तरंगे इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए तरंगों में, कि पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। पी तरंगे यानी कि प्राइमरी प्राथमिक तरंगे, एस तरंगे यानी कि सेकेंडरी तरंगे, और एल तरंगे। देखो एल तरंगे जो है इनको लव वेव्स भी कहते हैं। लव वेव्स क्यों कहते हैं, वैसे देखो अलग अलग थ्योरी है, लेकिन जो सही बात है वो तो यह है कि जिस साइंटिस्ट ने एल वेव्स की सर्च किया था उनकी गर्लफ्रेंड का नाम लव था, तो उन्होंने उन्हीं के नाम पर उसका नाम लव वेव्स रख दिया। अब आप कहेंगे कि लव वेव्स हैं तो क्या मतलब ये प्यारी वेव्स होंगी, नहीं, सबसे ज्यादा विध्वंसकारी जो तरंगे होती हैं वो एल तरंगे होती हैं। देखिए इसमें स्लाइड में आपको क्या क्या, क्योंकि जो राइटर है उसने काफी विस्तार रूप में लिखा है, लेकिन मैं आपको कोर पॉइंट्स बता देता हूँ समय को देखते हुए, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से पढ़ सकते हैं। जैसा पी तरंगे क्या है, एस तरंगे क्या है, एल तरंगे क्या है। ठीक है, उस तरीके से। तो PSL में क्या होता है, हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो गति है वो अनुक्रमानुपाती होती है घनत्व का। जो हमारा माध्यम का घनत्व है वो हमेशा गति के अनुक्रमानुपाती होता है PSL वेव्स के लिए। ठीक है,
तो इनमें अगर जैसे आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाए पीएसएल वेव्स में सबसे ज्यादा गति किसकी होती है, तो हमेशा पी जो आपकी तरंगे हैं उनकी गति सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए वो सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है, इसलिए उनको प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। साथ में है पी पहली तरंग है और जो धरातल पर पहुंचती है। अच्छा, पी के लिए माध्यम की क्या आवश्यकता होती है, ठीक है। तो पी के लिए जो माध्यम की आवश्यकता होती है वो माध्यम उसके लिए आवश्यकता होती है प्रतिरोध, ठीक है। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में ठोस द्रव गैस संचलन का प्रतिरोध करता है, ठीक है। ठोस हो द्रव हो गैस हो ये प्रतिरोध करता है, अतः पी तीनों में गति कर सकता है। तो जो पी है वो तीनों में गति करता है। आप इसका जो नीचे देखिए और उसमें देखिए ये भूकंप क्यों आता है, पृथ्वी में कंपन क्यों होता है वो हम बाद में समझेंगे, या फिर उसको छोटा सा समझ लें। एक्चुअल में क्या प्लेटें हमेशा जो है प्लेट टेक्टोनिक्स है। हमने जो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था उसमें लाइट समझा था, लेकिन वैगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत में क्या बताया था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो प्लेट है वो लगातार गति कर रही है। अब जब दो गति कर रही हैं तो जैसे कोई भी दो प्लेट मिल रही है, ओशियनिक या कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी कि महासागरीय महाद्वीप प्लेट या महाद्वीपीय महाद्वीप प्लेट या फिर आपकी महासागरीय प्लेट, जब ये प्लेटें टकरा रही होती हैं तो ये एक दूसरे को रगड़ कर रही होती हैं, ठीक है। उसी कारण से तो जो इनके अपसाद हैं टूटते हैं और वहां पे पर्वतों का निर्माण होता है। तो जब ये टकराती हैं तो कंपन होते हैं, यही जो कंपन आते हैं इसी को हम भूकंप कहते हैं, और ये हमेशा होते रहते हैं, हर सेकंड भूकंप आते रहता है, बस हमें वो महसूस नहीं होता। बस कभी कभी जब ज्यादा मैग्नीट्यूड का भूकंप आ जाए तो वो हमें महसूस हो जाता है, ठीक है। तो ये पृथ्वी के कंपन क्यों करती है वो वाली चीज है। दूसरी चीज है कि भूकंप की तरंगों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले एक चीज ये देख लेते हैं कि एक फोकस के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, अधिकेंद्र क्या होता है, भूकंप का क्या होता है। तो वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है, यानी कि जहां पर झटका आया और जो एक एनर्जी हुई वो एनर्जी जहां से रिलीज हुई उसको भूकंप का उद्गम केंद्र यानी कि फोकस बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एक हाइपोसेंटर भी होता है, अपकेंद्र, ठीक है। इसे अपकेंद्र या हाइपोसेंटर भी बोलते हैं इसी को ही, ठीक है। तो ये ऊर्जा की तरंगें क्या होती है, अलग अलग दिशा में उसी समान दिशा में फैलती है। जैसे कि मान लो ये अर्थ का टॉप है, यहाँ से निकलेंगे तो ये इधर को समान दिशा में समान रूप से इनका संचलन होता है, ठीक है। अधिकेंद्र का, अब जो अधिकेंद्र होता है वो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है। जैसे ये फोकस है, ठीक है आपका, अगर ये फोकस है उद्गम केंद्र, तो इसके जो आपका क्या कहते हैं अधिकेंद्र है, अधिकेंद्र पर सबसे पहले आपका तरंगों को महसूस किया जाता है जो उद्गम केंद्र के सबसे ऊपर होता है। तो जैसे ये उद्गम केंद्र है आपका, तो इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर इसका ये अधिकेंद्र होगा, ये इसको आपको याद रखना है। अच्छा, अधिकेंद्र को क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। अगर एपिसेंटर भी लिखा हुआ आता है तो आप ध्यान रखना, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी एंगल पूछ लेते हैं कि आपका एपिसेंटर के और क्या कहते हैं मतलब एपिसेंटर अधिकेंद्र और आपका उद्गम केंद्र के बीच में एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्री का हमेशा एंगल बनना इनके बीच में बनता है, उस चीज को आप ध्यान रखना। बाकी फिर हम भूकंपीय तरंगों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो भूकंपीय तरंगों के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, पहले तो आपको अगर इसको पढ़ना है तो आप ये पॉज करें और स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। कि सिस्मोग्राफ जो भूकंपीय तरंगों को का अभिलेख करता है, कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भूकंपीय तरंगों का जो अध्ययन किया जाता है वो किससे किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ से किया जाता है, ठीक है। और जो क्या कहते हैं भूकंपीय जो भूगर्भिक तरंगे होती हैं, ठीक है, उनको बॉडी वेव्स और धरातलीय तरंगों को सरफेस वेव्स बोलते हैं। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं करता आपसे, ठीक है। अब क्या है कि जैसे जो भी पदार्थ है, हमने बात की थी कि पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं हैं, जो हमने यूनिवर्स के जो है ओरिजिन में भी पढ़ा था कि पदार्थों के घनत्व में जो भिन्नताएं थी, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, जो वेव्स होती है उनमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन आपको पता ही है, परावर्तन, सीधा टकरा कर लौट के आ जाना, और रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाना। तो ये सारी चीजें होती है जो प्रभावित करती हैं तरंगों की गति को, ठीक है। तो अब पीएसएल वेव्स के बारे में आई थिंक मैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या कुछ भी जिस तरीके से या फिर आप नोट कर रहे होंगे बनाने के लिए, मैं आपको बताता हूँ जो थोड़ा सा मुझे अलग से भी आपको बताना था। मैंने आपको बताया था कि जो पी वेव है, सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछते हैं कि पी वेव के लिए किस तरीके का जो आपका माध्यम है चाहिए। तो पी वेव तीनों माध्यमों में ट्रेवल कर सकती है, ठोस द्रव गैस, तीनों ही प्रतिरोध करते हैं। बस सबसे ज्यादा जो गति होती है उसकी ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, यानी कि जितना घनत्व ज्यादा होगा उसकी गति उतनी ज्यादा होगी। तो पी में आपको इतना याद रखना है। उसके बाद आता है एस। एस के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है, एस के लिए रिगिडिटी माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसको हम कठोर भी बोलते हैं। तो ये सिर्फ कठोर में प्रभावित होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे घनत्व कम होता है तो सीधे क्वेश्चन अगर आपको स्टेटमेंट दे देता है क्या पी एस एल वेव्स हैं उनकी जो गति है, गति में घनत्व के कारण
अंतर आता है? तो बिल्कुल आता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको घनत्व पे ध्यान रखना है, घनत्व से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आती है एल वेव्स। तो एल वेव्स कुछ ऐसी हैं जो पी और एस दोनों की क्वालिटी अपने अंदर समेट करके रखती हैं। तो आपको एल वेव्स के बारे में ध्यान रखना है, जो पी एस और दोनों की वेव्स को जो पी और एस दोनों का गुण उनके अंदर होता है। ये भी तीनों माध्यमों में प्रभावित हो सकती हैं। लेकिन तो फिर अंतर क्या है, आप ये समझेंगे जब ये भी तीनों माध्यमों में प्रभावित हो सकती है तो अंतर क्या है? अंतर यही है कि जो पी और एस के माध्यम का गति अंतराल है, ठीक है, जो पी व एस के मध्य का गति अंतराल है वो इसमें अंतर करता है। एस का जो गति है वो बहुत कम है और पी का जो गति है वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से हमें पता चलता है कि कौन सी पी वेव्स हैं और कौन सी एस वेव्स हैं। अब पी एस एल आपके माध्यम का पता चला, पी एस एल वेव्स क्या होती हैं आपको ये पता चला। ठीक है, अब इसमें सबसे ज्यादा विध्वंसकारी कौन सी है? तो इसमें सबसे ज्यादा विध्वंसकारी होती है एल वेव्स। ठीक है, एल वेव्स को याद रखना। देखिए, जो पी वेव्स हैं वो अनुदैर्घ्य चलती हैं, मतलब सीधे इस टाइप से चलती हैं, अनुदैर्घ्य। और जो आपकी एस वेव्स हैं वो अनुप्रस्थ चलती हैं, कुछ इस टाइप से। ठीक है, अनुप्रस्थ उसमें चलती हैं। लेकिन जो एल वेव्स हैं इनमें दोनों गुण होते हैं, ये पहले ऐसे चलेगी, फिर ऐसे चलेगी, फिर ऐसे चलेगी, फिर ऐसे चलेगी। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा विध्वंसकारी हो जाती है। ठीक है, अब तरंगों के अंदर कणों का संचलन होता है। वो फिजिक्स का जो टॉपिक रह जाता है कि कण संचलन क्या है, वो आपने साइंस एंड टेक में पढ़ा ही होगा। यहाँ से ज्योग्राफी से इससे आपका क्वेश्चन नहीं होता। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि तरंगों के आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको हमने कैसे समझा। ठीक है, या उससे पहले अगर आप छाया क्षेत्र को समझें तो जो हमारा सिस्मोग्राफ है, ठीक है, उसने क्या होता है कि दूर से आने वाली जो भूकंपीय तरंगें होती हैं उनको वो अभिलेखित करता है और उसके आधार पर हम छाया क्षेत्र बनाते हैं। जैसे पी तरंग का आप छाया देखते हैं, क्षेत्र देख सकते हैं। एस तरंग का किरण पथ क्या है, एल तरंग का क्या है, इस तरीके से वो एंगल दिखाता है। तो आपको छाया क्षेत्र से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर कभी पूछा तो सिर्फ ये पूछ लेगा कि पी के कंपेरेटिव एस का छाया क्षेत्र बड़ा होता है, एस के कंपेरेटिव एल का छाया क्षेत्र बड़ा होता है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। डिजिट में कभी यूपीएससी क्वेश्चन नहीं करता कि 105 145 के बीच का क्षेत्र, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ पीएसएल की मेन चीजें निकालनी है, क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए ना कि वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की स्टडी करने में किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें सिर्फ वही चीजें समझनी है। उसके बाद है कि पृथ्वी के अलग भाग में भूकंपीय तरंगों की भौतिक अवस्था विशेषता में परिवर्तन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का प्रभाव दिखाया जाता है। अब भौतिक अवस्था, जैसे हमें पता है कि पृथ्वी की जो भौतिक अवस्था है तो उसमें जो है किस तरीके से चेंजिंग होते रहते हैं और हम किस तरीके से उसमें डिविजन्स दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला अगर 100 किलोमीटर है, प्रथम पृथ्वी की अगर हम क्रस्ट से नीचे जाएं तो पहले 100 किलोमीटर को हम स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है इस भाग में पी और एस दोनों तरंगों की गति में वृद्धि होती है, यानी कि ये भाग क्या होगा, ठोस होगा, क्योंकि एस तरंगों की गति की अगर वृद्धि हो रही है तो ठोस भाग है। अर्थात नीचे जाने पर जो घनत्व में वृद्धि होती है, स्थल मंडल के ऊपरी भाग को स्थल मंडल कहा जाता है, स्थल मंडल के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहा जाता है। अब जो स्थल मंडल था जिसको हमने 100 किलोमीटर तक लिया, उसका भी सिर्फ ऊपरी भाग, वैसे उसकी जो एवरेज हम ऊंचाई मानते हैं 33 किलोमीटर मानते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है, और हाँ, जो भूपर्पटी है उसमें जो क्या कहते हैं भाग हैं उसके दो हैं, महासागर और महाद्वीप, ये दोनों ही भूपर्पटी के भाग हैं। कभी कभी हम कंफ्यूजन कर लेते हैं कि सिर्फ महाद्वीप ही जो है भूपर्पटी के भाग है, नहीं, महासागर और महाद्वीप दोनों ही भूपर्पटी के भाग हैं। जो महाद्वीपीय भूपर्पटी है उसमें तरंगों की गति अपेक्षाकृत कम होती है। अब जब महाद्वीपों में तरंगों की गति महासागरों की अपेक्षा कम है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो घनत्व है कहीं ना कहीं कम है, यानी कि जो महासागरीय पर्पटी है उसका घनत्व ज्यादा होगा। तो बस ये यही कहना चाहते हैं। तो अब इसमें हम इतना ही रखते हैं, उसके आगे हम देखेंगे कि सियाल क्या होता है, सिमा क्या होता है। सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम क्या होता है, सिलिका और मैग्नीशियम क्या होता है और किस तरीके से इसका हम डिवीजन करते हैं। तरंगों का क्या महत्व हो सकता है, सुनामी इससे कैसे उत्पन्न हो जाता है, ज्वालामुखी के कारण भूकंप क्यों आते हैं और यह ज्वालामुखी किसी पर्टिकुलर जगह पर क्यों बनते हैं। तो आज हमने समझा मेनली भूकंप के बारे में कि पीएसएल वेव्स क्या होते हैं, पीएसएल में सबसे ज्यादा विध्वंसकारी वेव कौन सी होती है। आगे हम देखेंगे पीएस वेव का छाया क्षेत्र किस तरीके से बनता है। ठीक है, एस तरंग का छाया क्षेत्र किस तरीके से बनता है। ठीक है, और एस पी तथा एल तरंगों की गति के आधार पर हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किस तरीके से बांटा। फिर हम कल देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में डिवीजन कि पीएसएल वेव्स ने किस तरीके से निर्धारित किया कि कौन सा क्षेत्र हमारा ठोस है, कौन सा क्षेत्र हमारा बाह्य कोर है, कौन सा क्षेत्र हमारा मेंटल है और कौन सा क्षेत्र हमारा वो क्रस्ट है। फिर जिन जिन साइंटिस्ट ने इनकी खोज की उन्हीं के नाम पे हमने इनकी सीमाओं को अलग किया, जैसे मोहो सीमा क्या है या फिर गुटेनबर्ग सीमा क्या है। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।